हेलो गाइस, मेरा नाम राहुल है। आज हम बात करने वाले हैं विजनाई इसके बारे में। ये है पॉलिटी सीरीज़। और इससे पहले हमने फिफ्थ क्लास ख़त्म करी थी जिसमें इलेक्शंस की बात करी थी हमने। तो हमने टोटल जो है यहाँ पे जो सीरीज़ निकली है PT 365/2022, इसमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ जो इलेक्शन वाला टॉपिक है वहाँ तक कंप्लीट कर लिया। हम सिक्स से स्टार्ट कर रहे हैं, विच इज़ आपका लेजिस्लेचर बिल या जितने भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हुई हैं। इसमें भी 4 टॉपिक्स है, जल्दी कवर हो जाएगा। तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलना। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट है आपका पंचायती का है। ये बिल है आपका पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरियाज एक्ट 1926 का। इम्पोर्टेंट है क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस जो ऑर्गेनाइज हुई थी उनने कॉमोनरेट करा था 25th ईयर ऑफ इनैक्टमेंट पैसा का, जो कि पार्ट है आज़ादी का अमृत महोत्सव। पंचायत या पैसा एक्ट 1996 क्या है ये? आर्टिकल 243M एग्जामेशन देता है फिफ्थ शेड्यूल एरियाज़ को फ्रॉम पार्ट 9, जो कि है आपका पंचायती राज कॉन्स्टिट्यूशन का। बट ये एम्पावर करता है पार्लियामेंट को कि वो प्रोविज़न बना सकते हैं शेड्यूल ट्राइब्स या एरियाज़ के लिए बाय लॉ विदाउट इट बीइंग कंसिडर्ड एज ए अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। इस रिकमेंडेशन कौन सा रिकमेंडेशन ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इसमें? एक तो है दिलीप सिंह भुरिया कमेटी। इसने बेसिकली पैसा के बारे में बताया था। पैसा जो एक्ट आया था वो इसी की रिकमेंडेशन से निकला था 1996 में, जो बेसिकली ट्राइबल पॉपुलेशन को एम्पावरमेंट देती है मेन स्ट्रीम में। पैसा एक्ट को कॉन्स्टिट्यूशन विद इन द कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है क्योंकि ये एक्सटेंड करता है पार्ट 9 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन टू फिफ्थ शेड्यूल एरियाज, जो कि 10 स्टेट्स हैं अंडर क्लॉज 1 आर्टिकल 244। कुछ सर्टन मॉडिफिकेशन या एग्जामेशन यहाँ पे है। 10 स्टेट्स हैं यहाँ पे, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान, तेलंगाना। ये बेसिकली रिकग्नाइज करता है रोल ऑफ ग्राम सभा कम्युनिटी, और इन एरियाज़ में जो डायरेक्ट करते हैं स्टेट गवर्नमेंट को कि डिवॉल्व करे पावर को, अथॉरिटी को डायरेक्टली ग्राम सभा और पंचायत में। नोडल मिनिस्ट्री जो इम्प्लीमेंट करती है इस एक्ट को, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज के अंदर है। प्रमोट करती है इंस्टीट्यूशन ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट्स और पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी। जितने भी स्टेट पंचायती राज एक्ट्स हैं फिफ्थ शेड्यूल एरियाज़ का, उनके फीचर्स हैं। जितने भी स्टेट लेजिस्लेचर है पंचायत में, वो बेसिकली कन्फर्म करेंगे कस्टमरी लॉज, सोशल रिलीजियस प्रैक्टिसेस और ट्रेडिशनल मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस। हर विलेज का एक सेपरेट ग्राम सभा होती है जो कंसिस्ट करती है एक पर्सन जो जिसका नेम इंक्लूड होगा इलेक्टोरल रोल्स में पंचायत के विलेज लेवल पे। हर ग्राम सभा को सेफगार्ड करता है, प्रिजर्व करता है ट्रेडिशन, कस्टम्स, लोगों को और उनकी कल्चरल आइडेंटिटी को, कम्युनिटी रिसोर्सेज को और कस्टमरी मोड ऑफ डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। हर पंचायत रिजर्व करेगा, एक रिजर्वेशन देगा सीट्स को बेसिकली कम्युनिटी पॉपुलेशन के हिसाब से। मिनिमम जो है 50% होगा। यहाँ पे चेयरपर्सन जो है पंचायत के हर लेवल पे होंगे जो रिजर्व होंगे एसटी पे। रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करें, यहाँ पे ये अप्रूव करते हैं जितने भी डेवलपमेंट वर्क्स हैं, विलेज आइडेंटिफाई करते हैं, बेनिफिशरीज को इशू करते हैं सर्टिफिकेट, यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स का भी करता है। इसके अलावा यहाँ पे मेजर पावर जो है ग्राम सभा की पैसा के अंडर, यहाँ पे पावर मैंडेटरी है, कंसल्टेशन होगा यहाँ पे, लैंड एक्विजिशन का, प्रिवेंट करता है एलिनेशन लैंड का, रिस्टोर करता है एलिनेटेड लैंड को। फिर आपका सेकेंड है कंट्रोल करता है इंस्टीट्यूशन या फंक्शनरीज जो आपके सोशल सेक्टर से लोकल प्लान्स में। फिर आपका ये मैनेज करता है माइनर वाटर बॉडीज़ को, ओनरशिप जो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस का होता है। इसके अलावा रेगुलेट करता है, रिस्ट्रिक्ट करता है सेल कंजम्पशन लेकर का, मैनेज करता है विलेज मार्केट्स का, कंट्रोल मॉनिटरी करेगा लैंडिंग टू शेड्यूल ट्राइब्स। इसके अलावा यहाँ पे रीसेटलमेंट और रिहैबिलिटेशन करता है, प्रॉस्पेक्टिंग लाइसेंस का, माइनिंग जो लीज देती है आपका माइनर मिनरल्स का। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। नेक्स्ट है आपकी फॉरेस्ट राइट एक्ट। मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट ने और मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ने एक जॉइंट कम्युनिकेशन भेजा है स्टेट गवर्नमेंट को फॉर आपका एक्सपीडियस इम्प्लीमेंटेशन स्टेट शेड्यूल ट्राइब्स एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट डवेलपर्स एक्ट 2006 का, जिसको FRA एक्ट भी बोला जाता है। तो ये एक्ट रिकग्नाइज करता है फॉरेस्ट राइट्स और ऑक्यूपेशन जो फॉरेस्ट लैंड पे है, फॉरेस्ट ड्वेलिंग स्टेट शेड्यूल ट्राइब्यूनल है या अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट डवेलपर्स हैं जो रिसाइड कर रहे हैं फॉरेस्ट में जनरेशन में, बट इनकी राइट्स जो है रिकॉर्ड नहीं होती।
ये बेसिकली प्रोवाइड करता है इंडिविजुअल और कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट्स को, जो कैटेगराइज होते हैं कुछ टाइप्स में। पहला है टाइटल राइट्स, जो बेसिकली देता है FDST और OTFD, राइट टू ओनरशिप टू लैंड फार्म्ड है बाय ट्राइबल्स और फॉरेस्ट डवेलर्स, जो बेसिकली मैक्सिमम इनका 4 हेक्टेयर्स है। और यूज़ करते हैं राइट्स को, राइट्स जो एक्सट्रैक्ट करता है माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस को, ग्रेजिंग, फिशिंग, एक्सेस देते हैं वाटर बॉडीज़ को। रिलीफ और डेवलपमेंट राइट्स की बात करें तो रिहेबिलिटेट करता है इन केस जो इलीगल एविक्शन है या फोर्स डिस्प्लेसमेंट है, राइट्स का एलोकेट करते हैं फॉरेस्ट लैंड्स को डेवलपमेंट पर्पज़ के लिए। इसके अलावा फॉरेस्ट मैनेजमेंट राइट्स भी है, जो बेसिकली राइट टू प्रोटेक्ट करता है, रीजनरेट करता है, कंजर्व करता है, मैनेज करता है कोई भी कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्स को। और इसके अलावा नॉलेज राइट्स भी है, राइट टू इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, ट्रेडिशनल नॉलेज है, रिकग्निशन ऑफ ट्रेडिशनल कस्टमरी राइट्स है। ग्राम सभा जो है एक अथॉरिटी है जो इनिशिएट करती है प्रोसेस को, डिटरमाइन करती है नेचर और एक्सटेंड इंडिविजुअल फॉरेस्ट राइट्स को और कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट्स को। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्या है कि स्ट्रेंथन करते हैं आपका कंजर्वेशन रिजीम फॉरेस्ट का और मेंटेन करते हैं इकोलॉजिकल बैलेंस को, इंश्योर करते हैं लैंड टेन्योर, लाइवलीहुड, फॉरेस्ट सिक्योरिटी, फॉरेस्ट ड्वेलिंग, शेड्यूल ट्राइब्स और जितने भी आपका अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट डेवलपर्स हैं। अंडू करते हैं हिस्टोरिकल इनजस्टिस अकर टू द फॉरेस्ट ड्वेलिंग कम्युनिटीज़। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन जो इस एक्ट के अंडर है वो एक तो है कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्सेज, जो बेसिकली कस्टमरी कॉमन फॉरेस्ट लैंड है, जो कि आपका ट्रेडिशनल कस्टमरी बाउंड्रीज है विलेज का, और सीजनल यूज़ है लैंडस्केप का। और ये बेसिकली इन केस ऑफ पैस्टोरल कम्युनिटीज़ की बात करता है, रिजर्व्ड फॉरेस्ट या प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट की बात करता है। माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस की जितने भी आपका नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस है, जिनके प्लांट ओरिजिन जिसमें बैम्बू, ब्रश वुड, स्टम्प, ये सारी चीज़ें आती हैं। फॉरेस्ट ड्वेलिंग इन शेड्यूल्ड ट्राइब्स की बात करें तो मेंबर्स जो कम्युनिटी के हैं शेड्यूल्ड ट्राइब्स का बेसिकली रिजाइड कर रहे हैं आपका डिपेंड है फॉरेस्ट या कोई भी फॉरेस्ट लैंड का बोनाफाइड लाइवलीहुड के हिसाब से बात करता है। अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट डेवलपर्स की बात करें, कोई भी मेंबर जो कम्युनिटी का है एटलीस्ट 3 जनरेशन को प्रायर 13 दिसंबर 2005 के हिसाब से रिसाइड करना पड़ेगा। ये डिपेंड करता है फॉरेस्ट या फॉरेस्ट लैंड पे। क्रिटिकल वाइल्ड लाइफ हैबिटेट की बात करें तो कुछ एरियाज जो नेशनल पार्क है, सेंचुरीज है, रिक्वायर्ड है कि वो इनवायलेटेड करे प्रोसेस पर्पस जो है वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन का, और डिटरमाइन करे या नोटिफाई करे मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट का, कंसल्ट करे आपका लोकली अपॉइंटमेंट एक्सपर्ट्स को। फिर फॉरेस्ट विलेजेस की बात करें तो सेटलमेंट जो इस्टेब्लिश हुई है विलेज के अंडर या फॉरेस्ट के अंदर, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के हिसाब से या कोई भी स्टेट गवर्नमेंट जो फॉरेस्ट्री ऑपरेशन देखता है कन्वर्ट करता है फॉरेस्ट विलेजेस को फॉरेस्ट रिजर्वेशन प्रोसेस में। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो है जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रंस एक्ट। इम्पॉर्टेंट है, ये 2015 का है, बट यहाँ पे पार्लियामेंट ने पास करा है 2021 का एक अमेंडमेंट एक्ट, जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रंस, जो बेसिकली 2015 वाले को अमेंड करता है। जुवेनाइल कौन होता है? एक पर्सन जो 18 ईयर्स ऑफ एज से नीचे हो, ठीक है, एज वाइज। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2000 वाला, और ये बेसिकली फुलफिल करता है इंडिया की कमिटमेंट टुवर्ड्स द UN कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ द चिल्ड्रंस, एक कन्वेंशन ऑन प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रंस एंड कोऑपरेशन इन रिस्पेक्ट टू इंटर कंट्री अडॉप्शन 1993, और जितने भी इंटरनेशनल इंस्ट्रूमेंट हैं। चेंजेस क्या लाए गए? पहला है अडॉप्शन। अडॉप्शन क्या होता है 2015 में? अडॉप्शन कोई भी चाइल्ड का वो होगा फाइनल सिविल कोर्ट के ऑर्डर के बाद, ठीक है, जब वो ऑर्डर मतलब जो अडॉप्शन ऑर्डर है वो इशू करती है। अब इसमें क्या कर दिया है कि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट या जिसमें आपका एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट आते हैं वो इशू कर सकते हैं अडॉप्शन ऑर्डर्स को, जो इंट्रा कंट्री और इंटर कंट्री के बारे में है, और ये बेसिकली इंश्योर करता है स्पीडी प्रोसेस, कोर्ट पे बर्डन ना आए बेसिकली। सो में DM का रोल बहुत ज़्यादा एम्पावर करता है, इंक्लूडिंग ADM, जो इफेक्टिवली कोऑर्डिनेट करते हैं, मॉनिटर करते हैं इन सारी चीज़ों को, ठीक है। और ये बेसिकली एम्पावर करता है, सुपरवाइज करता है डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट्स को भी और स्पेशल जुवेनाइल प्रोटेक्शन यूनिट्स को भी, ठीक है, और क्वार्टरली रिव्यू करता है इसकी फंक्शनिंग की। अपील्स की बात करें तो यहाँ पे अपील नहीं होती कोई भी ऑर्डर की जो कि बनाई जाती है चाइल्ड वेलफेयर कमेटी की, जिसमें कंक्लूड करते हैं कि एक पर्सन जो इज़ नॉट अ चाइल्ड इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन, ये बिल रिमूव करता है इस प्रोविज़न में।
ये एक्ट रिमूव करता है मतलब जो 2021 वाले में इसमें ये बोलता है, ये एक्ट रिमूव करता है इस प्रोविज़न को। कोई भी पर्सन जो अग्रीव्ड है अडॉप्शन का टाइम पे, जो पास करा गया है ऑर्डर डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट का, वो फाइल कर सकता है बिफोर द डिविजनल कमिश्नर, ठीक है, विद इन 30 डेज। कुछ सच ऑर्डर, मतलब कोई ऑर्डर पास करा और खुश नहीं हो आप उससे, तो आप उसके अगेंस्ट अपील फाइल कर सकते हो डिविजनल कमिश्नर के अंडर। ये अपील डिस्पोज हो जाएंगी 4 वीक्स के अंदर फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग। तो ये अपील वाला जो प्रोविज़न है ये इसमें आ चुका है, तो ये बहुत अच्छी बात भी है। सीरियस ऑफेंसेस की बात करें तो यहाँ पे कुछ ऑफेंसेस जो जुवेनाइल करते हैं वो एक हीनियस का ऑफेंस, जैसे रेप जैसे बड़े जो क्राइम होते हैं, तो अगर वैसे कुछ होते तो मिनिमम पनिशमेंट जो आईपीसी के हिसाब से है वो 7 साल की है। सीरियस ऑफेंस करते तो 3 to 7 ईयर्स का रहता है, और पेटी ऑफेंस मतलब छोटे मोटे जो ऑफेंस होते हैं उसके लिए 3 साल से नीचे का होता है। जुवेनाइल बोर्ड इंक्वायर करता है चाइल्ड के बारे में जो अक्यूज है सीरियस ऑफेंस का। इसमें क्या बदला है, ये रिडिफाइन करता है सीरियस ऑफेंस को भी, ठीक है। सीरियस ऑफेंस ये आता है आपका ऑफेंस जो बेसिकली पनिशमेंट देती है। मिनिमम इम्प्रिजनमेंट जो है 3 से 7 साल की होती है, मैक्सिमम इम्प्रिजनमेंट जो होती है टेन्योर का वो मोर देन 7 ईयर्स होती है। बट यहाँ पे कोई मिनिमम इम्प्रिजनमेंट नहीं है, मिनिमम इम्प्रिजनमेंट नहीं है जो लेस देन 7 ईयर्स का हो। और ये बेसिकली आपका रिकमेंडेशन जो सुप्रीम कोर्ट के था उस पर है, शिल्पा मित्तल वर्सेस स्टेट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली केस, ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है। फिर आपका आता है डेजिग्नेटेड कोर्ट, तो ऑफेंसेस जो चाइल्ड के अगेंस्ट होते हैं वो पनिशेबल है विद द इम्प्रिजनमेंट ऑफ मोर देन 7 ईयर्स, और ये बेसिकली ट्राइड होंगे चिल्ड्रंस कोर्ट के अंदर, जो कि इक्विवेलेंट है सीरियस चीज़ों के बारे में। अदर ऑफेंसेस जो पनिशेबल है जिसमें इम्प्रिजनमेंट लेस देन 7 ईयर्स का है, वो भी जुडिशल मैजिस्ट्रेट के अंदर ट्राइड होंगे। इसके अलावा यहाँ पे प्रोविजन जितने भी ऑफेंसेस है एक्ट के अंदर ये ट्राइड होंगे चिल्ड्रंस कोर्ट के अंदर। इसके अलावा ऑफेंसेस अगेंस्ट चिल्ड्रंस के अंदर क्या आता है, ऑफेंस इस एक्ट के अंदर जो पनिशेबल है जिसमें इम्प्रिजनमेंट होगी 3 से 7 साल तक की, वो कॉग्निजेबल होंगी, जहाँ पे अरेस्ट जो है अलाउड होगा विदाउट वारंट और नॉन बेलेबल। इसको आप यहाँ पे क्या हो गया है कि ये ऑफेंस जो होंगे ये नॉन कॉग्निजेबल होंगे, ठीक है, पहले कॉग्निजेबल थी, अब नॉन कॉग्निजेबल हो गए और नॉन बेलेबल होंगे। फिर आपके यहाँ पे चाइल्ड वेलफेयर कमेटी जो है सी जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कॉन्स्टिट्यूट करते हैं एक या उससे ज़्यादा सी हर डिस्ट्रिक्ट में, जो डील आउट करते हैं आपके चिल्ड्रंस जो केयर और प्रोटेक्शन के लिए होती है। यहाँ पे ये प्रोवाइड करते हैं कुछ क्राइटेरिया अपॉइंटमेंट का मेंबर्स का सी का, और मेंबर्स जो है यहाँ पे होने चाहिए, यहाँ पे इन्वॉल्व होना चाहिए हेल्थ एजुकेशन और या वेलफेयर ऑफ चिल्ड्रंस का। एटलीस्ट यहाँ पे 7 ईयर्स होना चाहिए, प्रैक्टिसिंग प्रोफेशनल जिसमें डिग्री हो चाइल्ड साइकोलॉजी में, साइकेट्री में, या लॉ या सोशल वर्क में। चेंजेस क्या करती है, स्टिपुलेटेड कुछ एडिशनल यहाँ पे क्राइटेरिया भी कर दिया है जो अपॉइंट करता है सी का। कोई भी पर्सन जो एलिजिबल हो फॉर द सिलेक्शन ऑफ एज अ मेंबर ऑफ ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि एलिजिबल नहीं होंगे वो मेंबर्स अगर मान लो उनका कोई केस चल रहा हो ह्यूमन राइट्स का, या वो कन्विक्ट हो कोई भी ऑफेंस में जिसमें मॉरल ट्रिपरटाइट है, और वो रिमूव हो चुके हैं किसी भी सर्विस से, गवर्नमेंट की या स्टेट गवर्नमेंट की, या कोई भी अंडरटेकिंग कोऑपरेशन या कोई भी कंट्रोल जो इंडियन गवर्नमेंट के अंडर है, या कभी इंडल्ज हुआ है चाइल्ड अब्यूज़ में या एम्प्लॉयमेंट में इमोरली, या पार्ट ऑफ मैनेजमेंट ऑफ चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन डिस्ट्रिक्ट में। अदर इंपॉर्टेंट न्यूज़ में क्या है, यहाँ पे केबल टेलीविजन नेटवर्क अमेंडमेंट रूल्स है 2021 का। सेंटर ने अमेंड करा है केबल टेलीविजन रूल्स को 2021 का, प्रोवाइड करते हैं स्टैचुटरी मैकेनिज्म जो रिड्रेस करते हैं सिटीजन ग्रीवेंसेस जो कि आपका कंटेंट ब्रॉडकास्ट पे है, टेलीविजन चैनल्स जो करते हैं। टेलीविजन मीडिया इंडिया में गवर्न होता है केबल्स टेलीविजन नेटवर्क्स रेगुलेशन एक्ट 1955। आज के टाइम पे यहाँ पे कोई इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म नहीं है जो बेसिकली इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी को एड्रेस करवाता है ग्रीवेंसेस जो सिटीजन रिलेटेड वायलेशन की बात करता है अंडर द रूल्स, बट ये स्टैट्यूटरी बैकिंग नहीं देता। केबल टेलीविजन नेटवर्क जो 2021 का प्रोवाइड करता है 3 लेवल का ग्रीवेंसल रिड्रेसल मैकेनिज्म, और यहाँ पे सिमिलर कंप्लेंट रिड्रेसल स्ट्रक्चर है सोशल मीडिया रूल्स के अंडर जो आईटी के अंडर आते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट न्यूज़ है ड्राफ्ट सिनेमाटोग्राफिक अमेंडमेंट बिल 2021 का, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग MIB ने एक रिलीज़ करा है। तो ये बेसिकली प्रोसेस है, सर्टिफाई करता है फिल्म्स को थिएटरकल रिलीज़ के लिए, जो इफेक्टिव बनाता है विद व्यू ऑफ चेंजिंग टाइम्स, और बेसिकली पायरेसी को ख़त्म करता है।
प्रोविजन क्या है, सब कैटेगराइज करता है और एज बेस्ड क्लासिफिकेशन देता है कि अगर कोई मूवी मतलब 7+ है या 13+ है या 16+ है देखने लायक है, अडल्ट जो होती है उनको भी सर्टिफिकेशन देता है। सिनेमाटोग्राफिक एक्ट 1952 प्रोवाइड करता है सर्टिफिकेशन फिल्म्स का। 3 कैटेगरी उनके अंडर होता है यहाँ पे। अनरिस्ट्रिक्टेड पब्लिक एग्जीबिशन मतलब कोई भी देख सकता है। पेरेंटल गाइडेंस रिक्वायर्ड फॉर चिल्ड्रंस अंडर 12 की मतलब पेरेंट्स की ज़रूरत है यहाँ पे। और फिर आपका अडल्ट फिल्म आती है, ठीक है। प्रोविजन पीनलाइज करता है पायरेसी को और यहाँ पे सर्टिफिकेट को ग्रांट करता है फिल्म्स को परपेचुइटी के लिए। यहाँ पे सर्टिफिकेट जो है इशू होता है 10 साल के लिए। सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन की बात करें तो हेडक्वार्टर जो मुंबई, यहाँ पे जो हेडक्वार्टर्स है मुंबई में 9 रीजनल ऑफिस है। CPFC है एक स्टैचुटरी बॉडी जो कि सेक्शन 3 सिनेमाटोग्राफिक एक्ट 1952 के अंडर आता है। ये बेसिकली कैरी आउट करते हैं बड़े सारे चीज़ों को, सिनेमाटोग्राफिक रूल्स 1983 को और जो गाइडलाइंस है 1991 से। बेसिकली सैंक्शन करता है जितने भी पब्लिक एग्जीबिशन होते हैं बड़ी सारी कैटेगरीज में सेक्शन 5 B। डायरेक्ट एक्सरसाइज करते हैं मॉडिफिकेशन सैंक्शन से पहले। रिफ्यूज़ करते हैं सैंक्शन को देना या कोई भी पब्लिक एग्जीबिशन को। नेक्स्ट न्यूज़ है आपकी मॉडल टीनेंसी एक्ट। असम पहला राज्य बना है जिसने अडॉप्ट करा है मॉडल टीनेंसी एक्ट को। MTA क्या करता है, ये बेसिकली ट्रस्ट डेफिसिट को कम करता है जो टेनेंट्स और लैंडलॉर्ड्स के लिए, और ये डीलाइन करता है ऑब्लिगेशन को। फीचर्स क्या है यहाँ पे, टेनेंसी एग्रीमेंट जो है कोई भी पर्सन लेट आउट या रेंट आउट कोई नहीं करेगा प्रीमाइसेस विदाउट कोई मतलब अगर एग्रीमेंट होगा तभी कर पाएगा। सिक्योरिटी डिपॉजिट की बात करें तो यहाँ पे एडवांस सिक्योरिटी डिपॉजिट होती है मैक्सिमम जो 9 महीने की होती है, रेंट जो रिसाइडिंग रेजिडेंशियल के लिए होता है, और 6 मंथ्स होता है आपका नॉन रेजिडेंशियल पर्पज़ के लिए कि मतलब जैसे कमर्शियल एरियाज़ हो गया जो भी हो गया। रेंट अथॉरिटी में डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जो है यहाँ पे अपॉइंट होगा जो बेसिकली देखेगा इन सबको। और रेंट कोर्ट्स और रेंट ट्रिब्यूनल की बात करें तो यहाँ पे सिविल कोर्ट्स बार करता है फ्रॉम एंटरिंग द सूट विच सेटअप ऑफ डिस्ट्रिक्ट वाइज रेंटल कोर्ट्स एंड ट्राइब्यूनल फॉर फास्ट ट्रैक रेजोल्यूशन। मतलब ये जो ट्राइब्यूनल्स होंगे इन पे ज़्यादा ये एंटरटेन करेंगे सूट्स को, ठीक है। विड्रॉ करता है एसेंशियल सप्लाई या सर्विस को। यहाँ पे कोई विद होल्डिंग नहीं है कोई भी एसेंशियल सप्लाई की जो प्रोमाइसेस के अंडर ऑक्यूपाइड है। इसके अलावा नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस अमेंडमेंट एक्ट भी है जो पार्लियामेंट ने पास करा है, जो बेसिकली 2021 के बिल को रिप्लेस करता है। बिल को नहीं बोलूँगा, ये ऑर्डिनेंस है 2021 का, उसको ये रिप्लेस करके एक्ट को पास कर रहा है। तो ये एक्ट बेसिकली रेगुलेट करता है कुछ भी ऑपरेशन जैसे मैन्युफैक्चर, ट्रांसपोर्ट और जो बेसिकली चीज़ें रिलेटेड है नारकोटिक्स ड्रग्स के या साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस। फाइनेंसिंग जो इन चीज़ों में होती है लिस्टेड एक्टिविटीज़, जो पैसा आता है बाहर से, ब्लैक का पैसा आता है जो कल्टीवेट करते हैं कैनब्स को या हार्बर करते हैं पर्सन जो इंगेज है ऑफेंस में। पर्सन जो गिल्टी फाउंड होते हैं पनिशेबल है, यहाँ पे रिगरस इम्प्रिजनमेंट होती है एटलीस्ट 10 ईयर्स की, और जो एक्सटेंडेबल होगी 20 ईयर्स तक। यहाँ पे फाइन जो है 1 लाख रुपए तक आएगा। प्रोविजन जो है रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट्स है फ्रॉम May 1, 2014। नेशनल एंटी डोपिंग बिल जो है 2021 का, ये इंपॉर्टेंट है। ये बेसिकली इंट्रोड्यूस करा था पार्लियामेंट में बाय मिनिस्टर ऑफ यूथ अफेयर्स और स्पोर्ट्स का। हाईलाइट का बिल का स्टैट्यूटरी फ्रेमवर्क जो है यहाँ पे ऑपरेशन जो है आपका नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी की बात करता है, द नेशनल डोप टेस्टिंग लेबॉर्ट्री की बात करता है, और सारे डोप टेस्टिंग लेबॉर्ट्रीज़ के बारे में बात करता है। इस्टेब्लिश होता है सोसाइटीज़ के अंदर ना सोसाइटीज़ एक्ट जो डिज़ोल्व करेंगे, रिकॉन्स्टिट्यूट करेंगे इसको। ये नाडा को पावर देता है इन्वेस्टिगेशन की, लेवाई करता है सैंक्शंस को। एंटी डोपिंग रूल वायलेशन की बात करता है। पावर्स जो इंस्पेक्शन सैम्पल कलेक्शन की बात करता है। शेयरिंग या फ्री फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन की बात करता है। नाडा जो है उसके पास कोई अथॉरिटी नहीं थी पहले, ये इस्टेब्लिश करता है एक नेशनल बोर्ड फॉर एंटी डंपिंग जो कि लागू होगी चेयरपर्सन के अंडर। 2 यहाँ पे मेंबर्स होंगे जो अपॉइंट होंगे सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, जो अकाउंट या ऑडिट होंगे बोर्ड्स के एजेंसी के। NDTL ये बेसिकली क्या देखेगा, डोपिंग रिप्रेजेंट करता है यूज़ ऑफ सब्सटेंसेस जो साइकोलॉजिकल मीडिएटर्स होंगे जो कि नॉर्मली प्रेजेंट नहीं है ह्यूमन बॉडी में, और ये इंट्रोड्यूस होते हैं एज अ एक्सटर्नल एड जो इंक्रीज़ करते हैं एथलेटिक को परफॉर्मेंस कोड। मतलब कुछ ऐसी चीज़ कंज्यूम कर लो जिससे आपकी परफॉर्मेंस बढ़ जाए। तो यहाँ पे ये इसलिए बैन है या इसलिए नहीं बोली जाती क्योंकि ये एक तरह से मतलब रॉन्गफुल मीन्स होगा कि आप अपने चीज़ों को बढ़ा रहे हो। तो ये इस्टेब्लिश हुआ था 2008 में, और
NDTL 2008 में हुआ था, नाडा जो है 2009 में आया था। NDTL बेसिकली अभी सस्पेंड कर दिया है वाडा के अंदर, क्योंकि वो टेक्निकल रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं कर रहा था। नेक्स्ट है आपके काशी हिल्स ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काशी इनहेरिटेंस ऑफ प्रॉपर्टी बिल 2021। ये बिल बेसिकली इंट्रोड्यूस हुआ था खासी हिल्स ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में, जो कि एक ऑटोनॉमस बॉडी है 6 शेड्यूल के अंडर। बेसिकली इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन देता है पेरेंटल प्रॉपर्टी को सिबलिंग के अंडर, मेल और फीमेल का। खासीस जो है एक मैट्रिलिनियल सोसाइटी है और बेसिकली इनहेरिटेंस और डिसेंट ट्रेस करता है मदर क्लैन से, ठीक है। खासीस में जो यंगर डॉटर है इनहेरिट करती है जितनी भी प्रॉपर्टी है पेरेंट्स की। हाउएवर जो आपका ये 6 शेड्यूल में है, जो राइट ऑफ पासिंग डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, वो अल्टीमेटली रेस्ट करती है स्टेट लेजिस्लेचर का। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ एक्ट 2021 की बात करें तो पार्लियामेंट ने पास कराया सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ अमेंडमेंट एक्ट 2001। ये एक्ट बेसिकली अमेंड करती है सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ एक्ट 2009 को, प्रोवाइड करती है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ यूनिवर्सिटीज़, जो कि नाम पे है सिंधु सेंट्रल यूनिवर्सिटी, और ये बेसिकली यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख में भी है। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ एक्ट 2009 जो है इस्टेब्लिश हुई थी, इनकोऑपरेट करती है यूनिवर्सिटीज़ को, जो बेसिकली टीचिंग है और रिसर्च के बारे में बात करता है बड़े सारे स्टेट्स में और बड़े सारे मैटर्स पे। एट प्रेजेंट यहाँ पे कोई सेंट्रल यूनिवर्सिटी नहीं है यूटी ऑफ लद्दाख में। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो है वुमेन राइट इन इनहेरेंट प्रॉपर्टी। तो वुमेन का क्या राइट है इनहेरेंट प्रॉपर्टी में? तो 2 केसेस यहाँ पे, एक तो वुमेन राइट्स इन इनहेरिटेंस ऑफ प्रॉपर्टी जो हिंदू सक्सेशन एक्ट के अंडर आती है 1956 के अंडर, और एक आती है ड्राइवरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961 का। तो सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रेस दिया है आपका रिफॉर्म के लिए इन लॉज में जो वुमेन एम्पावरमेंट के लिए होती है। हिंदू सक्सेशन एक्ट में यहाँ पे दे रखा है यहाँ पे कि ये गवर्न होते हैं राइट टू इनहेरिटेंस के अंडर, और ये अमेंड हुआ था 2005 में, जिसने अलाउ कर दिया था हिंदू फीमेल को कि वो एब्सोल्यूट ओनर हो सकती है प्रॉपर्टी का। डाउरी जिसको दहेज भी बोला जाता है नॉर्थ इंडिया में, या श्री धनम बोला जाता है साउथ इंडिया में, वो डिफाइंड है डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961 के अंडर। कोई भी प्रॉपर्टी या कोई भी वैल्यूबल सिक्योरिटी जो दी जाती है इनडायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसी एक पार्टी से दूसरी पार्टी में इन कनेक्शन विद मैरिज इज कॉल्ड डाउरी, ठीक है, सिंपल लैंग्वेज में। तो ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है, पूछी जा सकती है यूपीएससी के प्रीलिम्स में, ठीक है। इसी के साथ ही न्यूज़ खत्म होती है। नेक्स्ट में हम कवर करेंगे 2 टॉपिक।